दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक ऑडियो सुनाई जाती है जिससे हमें पता चलता है कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। अब हमें हाशिमा आइलैंड पर एक कोयले की खदान दिखाई जाती है जिस पर जापानियों का कब्जा है और यहाँ कोरियन मजदूरों से जानवरों की तरह काम करवाया जाता है। कोयले की खदान के अलावा इस आइलैंड को जापानीज सोल्जर्स ने चारों तरफ से घेर रखा है, इसलिए आज तक कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाया है। यहाँ पर एक जापानी सुपरवाइजर एक छोटे से बच्चे को सकरी सी जगह में भेजता है क्योंकि वहां किसी बड़े आदमी का जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन बदकिस्मती से एक विस्फोट के चलते ये बच्चा मलबे के नीचे दबकर बुरी तरह से मारा जाता है। ये देखकर सभी बहुत दुखी होते हैं और बच्चे को उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया जाता है जो इसी माइन में काम करता था। फिर सीन शिफ्ट होता है यून हक चुल नाम के एक आदमी पर जिसे कोरियन लोग अपना लीडर मानते हैं। यून के सामने 3 कोरियन लड़के बैठे हैं जिन्हें वो इस आइलैंड से भगाने की प्लानिंग कर रहा है ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके। तीनों लड़के यून की बात मानकर रात के अंधेरे में यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस कि एक सोल्जर की नजर इनमें से एक लड़के पर पड़ जाती है और उसे वहीं पर शूट कर दिया जाता है। इधर ये दोनों लड़के समुद्र तक पहुंच चुके हैं, लेकिन तभी एक जहाज इन्हें भी पकड़ लेता है और ये दोनों भी मारे जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा कोरिया में, जहाँ हम एक मासूम सी बच्ची सोही और उसके फादर ली कैंग ओके को देखते हैं जो एक पार्टी में नाच गाना कर रहे थे। असल में ली एक बैंड चलाता है और सोही भी अपने पिता के साथ इसी बैंड में काम करती है। ली एक खुश मिजाज बंदा है जिसकी म्यूजिक को यहाँ सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। असल में ये वर्ल्ड वॉर 2 का समय है, इसलिए पार्टी में आए सभी लोग सेना में भर्ती होने के लिए जाने वाले हैं और ये उनके सम्मान में ऑर्गेनाइज की गई पार्टी है। लेकिन ली यहाँ ज्यादा देर तक रुक नहीं पाता क्योंकि उसने सेक्शन चीफ की बीवी के साथ मस्ती की है और वो उसे पकड़ने के लिए आ रहा है। ली यहाँ से भागकर सीधा अपने दोस्त सुगियामा के पास पहुंचता है और कुछ ले देकर खुद भी सेना में जाने की जिद करता है क्योंकि उसका बचपन से ही सपना था कि वो भी देश के लिए दुश्मनों से लड़े। सुगियामा भी उसकी फीलिंग समझता है और उसे सेना में भेजने का इंतजाम करता है। अब आखिरकार 12 अप्रैल 1945 का वो दिन आता है जब इस शिप को सभी लोगों को लेकर हाशिमा आइलैंड के लिए निकलना था। ली, उसकी बेटी और पूरे बैंड ग्रुप के साथ सभी लोगों को इस शिप में ठूस ठूस कर भर दिया जाता है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो सभी को जबरदस्ती शिप पर लाया गया हो। खैर, कुछ देर के बाद ये शिप एक जगह पर रुकती है जहां ली सुगियामा का लेटर दिखाते हुए सोल्जर से कहता है कि मुझे तुम्हारे लीडर से मिलना है। लेकिन सोल्जर एक क्रीपी सी स्माइल देकर इन सबको ले जाने का ऑर्डर देता है। तभी ली की नजर जमीन पर पड़े सुगियामा के अनगिनत लेटर्स पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि उसके और इन सभी लोगों के साथ धोखा हुआ है। लेकिन वो कुछ करता इससे पहले इन सभी को ट्रेन में भरकर हाशिमा आइलैंड के लिए रवाना कर दिया जाता है। अड्डे पर पहुंचते ही जापानी सोल्जर्स इन सभी को बुरी तरह से पीटने को हल्ला शुरू हो जाता है। यहाँ पुरुषों को अलग और महिलाओं बच्चियों को अलग कर दिया जाता है। साथ ही एक बोट पर बिठाकर सभी बच्चों और महिलाओं को सबसे दूर ले जाया जाता है। इसके बाद इन सभी को एक जगह ले जाकर इनसे इनका सारा सामान ले लिया जाता है, जहाँ ली अपनी रोलेक्स घड़ी सुपरवाइजर को देकर अपनी बेटी से मिलवाने की विनती करता है। इतने में कंपनी का जूनियर ऑफिसर यमाड़ा आ जाता है। यमाड़ा ली की हरकत देखकर उसे जापान का नेशनल सॉन्ग बजाने को कहता है, जिस पर ली अपने पूरे ग्रुप के साथ शुरू हो जाता है। इतने में कंपनी का मैनेजर शिमाज़ाकी भी यहाँ पहुंच जाता है और इन सभी का स्वागत करता है। शिमाज़ाकी कहता है कि अब से आप सभी हमारे लिए काम करने वाले हैं। इसके बाद सभी मजदूरों के कपड़े उतरवाकर उन्हें सैनिटाइज किया जाता है। साथ ही इन सभी का चेकअप किया जाता है कि कहीं किसी को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। इसके बाद इनके हाथ में एक स्लिप थमाई जाती है जिस पर इनके खाने पीने से लेकर रहने तक के तमाम खर्च लिखे हुए थे, जिनका वजन अब ये कंपनी उठाने वाली है। लेकिन उसकी भरपाई इनकी पगार से की जाएगी और अगर किसी का महीने का खर्च ज्यादा हुआ तो उसकी भरपाई अगले महीने की सैलरी से की जाएगी। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो अब ये सभी कोरियंस जापानियों को गुलाम बना चुके हैं। दूसरी तरफ महिलाओं को कंफर्ट जोन में रखा गया है जहां वो जापानी सैनिकों को एंटरटेन करेंगी। यही हम 2 महिलाओं को बात करते हुए सुनते हैं, जिनमें से एक कह रही थी, चाहे कुछ भी हो लेकिन यहाँ तुम प्रेग्नेंट मत होना, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने एक महिला का पेट फाड़कर उसके बच्चे को निकालकर फेंक दिया था। इधर पगार से पैसे कटने के बाद भी मजदूरों को कीड़े मकोड़ों वाला खाना दिया जा रहा है। अगले दिन इन सभी को माइन में मजदूरी के लिए भेज दिया जाता है, से मार रहा होता है। ये देखकर एक जापानी चोए जो छोटा सा गैंगस्टर है, वो सुपरवाइजर से 2-2 हाथ करने का डिसाइड करता है। तभी यमाड़ा भी यहाँ आ जाता है और चोए सुपरवाइजर को हराने के बाद मजदूरों का लीडर बनने का ऑफर देता है। यमाड़ा मान जाता है और चोए सुपरवाइजर को धोबी पछाड़ देकर मैदान से बाहर कर देता है और शर्त के मुताबिक मजदूरों का लीडर बन जाता है। हालांकि कोरियन यून कहता है कि ये एक जापानी है और हम कोरियंस को आपस में लड़वाना चाहता है।
पर उसकी इस बात को कोई भी नहीं सुनता है। दूसरी तरफ शिमाज़ाकी अपने लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहा है, जहां सोही भी होती है। शिमाज़ाकी अपने एक सुपरवाइजर को म्यूजिक बनाने को कहता है, जिसे सुनकर सोही कहती है कि ये मेरा सॉन्ग है और इसका म्यूजिक मेरे पापा ने दिया है। लेकिन शिमाज़ाकी उसकी भाषा समझ नहीं पाती और एक मॉल नाम की लड़की उसे सोही की बात ट्रांसलेट करके बताती है। ये सुनकर शिमाज़ाकी बहुत खुश होती है और ली को उसे पूरे ग्रुप के साथ शिमाज़ाकी के पास बुलाया जाता है, क्योंकि शिमाज़ाकी अब सोही और उसके ग्रुप से हर फंक्शन में सिंगिंग करवाने वाला था। दूसरी तरफ हम पार्क नाम के एजेंट को देखते हैं, जिसे कोरियन लिबरेशन कंपनी यून की फोटो देखकर उसे हाशिमा से वापस लाने का काम सौंपते हैं, क्योंकि यून ने कोरिया की आजादी के लिए बहुत कुछ किया था। हालांकि 2 साल से वो जापानियों के कब्जे में है। पार्क यून को वापस लाने के लिए मान जाता है और हाशिमा आइलैंड पर मजदूर बनकर रहने लगता है। इधर शिमाज़ाकी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जहां ली अपने बेटी और ग्रुप के साथ अपने म्यूजिक से सभी को एंटरटेन कर रहा है। इधर खदान नंबर 2 में चोए बाकी मजदूरों के साथ कोयला निकाल रहा था कि तभी एक भयंकर ब्लास्ट होता है और कोयले से भरी ट्रॉली धड़ाम से नीचे गिरती है, जिसकी चपेट में आने से कई मजदूरों की जान चली जाती है और पूरी खदान में आग फैलनी शुरू हो जाती है। वहीं जब शिमाज़ाकी को इस ब्लास्ट की खबर मिलती है तो वो खदान नंबर 2 को बंद करने का आदेश देता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यून भी इसी खदान में बंद है। इसलिए वो कैसे भी करके यून को बाहर निकालने के ऑर्डर देता है, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो कोरियंस हड़ताल कर देंगे, क्योंकि यून ही कोरियंस का एकमात्र लीडर है। लेकिन सोल्जर की सारी कोशिशें नाकामयाब रहती हैं, पर अंदर फंसे मजदूर एक डायनामाइट ब्लास्ट करके खदान से बाहर आ जाते हैं। अब यून घायल हालत में सभी कोरियन मजदूरों के सामने आता है, जिसे देखकर सभी खुशी से झूम उठते हैं। इन मजदूरों में पार्क भी शामिल था, जो मौका मिलते ही यून के पास पहुंचता है। पार्क कहता है कि मुझे कोरिया ने तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए भेजा है, लेकिन मुझे कोरियन शिप मंगवाने के लिए टेलीग्राफ चाहिए। इस पर यून टेलीग्राफ का इंतजाम करने की कोशिश में जुट जाता है। वहीं पार्क, जिसे पता था कि ये काम ली कर सकता है, वो ली के पास आता है और ऑफिसर के कमरे की चाबी मांगता है, क्योंकि उसके पास टेलीग्राफ है। ली जब इसका कारण पूछता है तो पार्क उसे सब कुछ सच सच बता देता है और ली खुद को और सोही को भी यहाँ से ले जाने की शर्त पार्क के सामने रखता है। पार्क के मानते ही ली इस ऑफिसर के कमरे की चाबी चुराकर नकली चाबी का इंतजाम करता है, जिसके थ्रू पार्क कैबिन में आता है और कोरियन आर्मी से मदद मांगता है। यहाँ पार्क को कोरियन अकाउंट्स का रिकॉर्ड भी मिलता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इसी बीच आइलैंड से होकर दुश्मनों के बॉम्बर प्लेन गुजरने लगते हैं, जिन्हें देखकर सभी अपने बंकर्स और घरों में छुपकर लाइट्स ऑफ कर देते हैं। मौके का फायदा उठाकर पार्क यून को एक खुफिया जगह पर लेकर आता है, जो उससे कहता है कि मुझे सब पता चल गया है। यहाँ जितने भी कोरियन मजदूरों की मौत होती है या उनके साथ कोई हादसा होता है तो उनके मुआवजे का आधा तुम्हारा और आधा शिमाज़ाकी के अकाउंट में जाता है। ये सुनकर यून हैरान रह जाता है और खुद को बचाने के लिए झूठ कहता है कि उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। यहीं ली और सोही भी थे, जिन्होंने इन दोनों की बातें सुन ली थी। इसी बीच हाशिमा पर एक जोरदार धमाका किया जाता है, जिसमें शीमा मारा जाता है। वहीं जापानी अपने आप को बंकर्स में बंद कर कोरियंस को मारने के लिए छोड़ देते हैं। वहीं यून आग बचाकर यहाँ से भागने लगता है, जिसे चू नाम का आदमी सहारा देता है, पर यून उसे भी मार देता है, क्योंकि उसने भी वो अकाउंट रिकॉर्ड देख लिया था। पर हर क्राइम की तरह इस क्राइम पर भी ली और सोही की नजर पड़ जाती है। अब यमाड़ा को सीनियर ऑफिसर का फोन आता है, जो कि उसे बताता है कि हिटलर मारा जा चुका है और अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम बरसाए हैं, जिससे हिरोशिमा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यमाड़ा कहता है कि शिमाज़ाकी घायल है, जिस पर सीनियर ऑफिसर उसे मारकर यमाड़ा को मैनेजर बनने को कहता है और यमाड़ा शिमा की रही बची सांसें भी छीन लेता है। अगले दिन जापानियों का धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिनकी मांग थी कोरियंस को यहाँ से भगाना, क्योंकि एक कोरियन ने छोटी सी जापानी बच्ची के साथ जबरदस्ती कर उसे मार दिया था। हालांकि ये सच नहीं था, बल्कि असलियत में सुपरवाइजर ने बच्ची के साथ ये किया था और इल्जाम चोर पर लगा दिए थे। लेकिन बिना सच्चाई जाने चोए को गिरफ्त में ले लिया जाता है। वहीं यमाड़ा यून को एक ऑफर देता है कि अगर तुम मजदूरों को आधा पैसा जो तुमने कमाया है वो मेरे नाम कर दो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भिजवा सकता हूँ। साथ ही वो यून से कहता है कि अमेरिकन से कहना हम कोरियंस का अच्छे से ध्यान रखते हैं, बाकी यहाँ कोरियंस को खदान में बंद करके मारना मेरा काम है। यून भी इन सबके लिए मान जाता है, लेकिन पार्क और सोही ने इनकी ये बातें सुन ली थी। इसलिए जब यून कोरियन मजदूरों को अच्छे खाने और ज्यादा मजदूरी का पाठ पढ़ाता है तो पार्क इन्हें बताता है कि ये झूठ बोल रहा है और ली वो अकाउंट रिकॉर्ड दिखाता है। साथ ही सोही चू के मर्डर की बात कहती है, इसलिए सभी यून के खिलाफ हो जाते हैं और पार्क यहीं इसका गेम बजा देता है। साथ ही चोए को भी आजाद करवा लिया जाता है। अब पार्क इनसे कहता है कि हम कोयले ले जाने वाले जहाज की मदद से यहाँ से भागेंगे, इसलिए इनमें से कुछ लोग हथियार डायनामाइट्स वगैरह बनाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी जान बचा सके। इसके बाद ये जहाज पर कब्जा करते हैं और कोयला शिप में रखने वाली बेल्ट के जरिए शिप पर जाने लगते हैं।
पर तभी यहाँ जापानी सैनिक आ जाते हैं जिन्हें ली भटकाता है और पार्क मार डालता है। लेकिन 2 सैनिक और भी थे जिन्होंने इन सबको भागते हुए देखा था, इसलिए पार्क इन्हें भी मार डालता है। पर गोली की आवाज से पार्क को सब पता चल जाता है और वो सैनिकों को इनके पीछे लगा देता है। वहीं चोए कुछ साथियों के साथ इनसे लड़ने के लिए आता है, लेकिन वो रस्सी जिससे ये सब शिप पर चढ़ रहे थे वो टूट जाती है, इसलिए सभी एक साथ बेल्ट पर चढ़ने लगते हैं, जिस वजह से आधे तो शिप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आधे पानी और आधे उसी आइलैंड पर फंस जाते हैं। देखते ही देखते जापानीज और कोरियंस के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। इधर ली बेल्ट उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अकेला ये नहीं कर सकता था, इसलिए सोही और कुछ मजदूर उसकी मदद करने के लिए आते हैं। वहीं मेल को सुपरवाइजर की गोली लग जाती है और वो मारी जाती है। ये देखकर चोए बौखला जाता है और सुपरवाइजर की गर्दन तोड़ देता है। चोए मेल के पास जा ही रहा था कि तभी उसे भी एक गोली लगती है, पर जैसे तैसे वो मेल के पास जाता है और दोनों मारे जाते हैं। इधर यमाड़ा ली को शूट करता है, लेकिन बदले में ली भी उसे शूट करता है, पर यमाड़ा सोही को बंदी बनाता है। पर पार्क उसके सिर पर पत्थर मारता है और सोही बोतल वाला बम उस पर फोड़ देती है। इसी के साथ यमाड़ा मारा जाता है और पार्क कहता है कि शीमा, यमाड़ा और सभी सुपरवाइजर्स मारे जा चुके हैं, इसलिए युद्ध यहीं पे खत्म होता है और अब हम सब वापस जा रहे हैं। इसके बाद सभी शिप पर चढ़ते हैं और वापस जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ ली की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वो सोही की जिम्मेदारी पार्क को सौंपता है और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह देता है। सोही बहुत रोती है और आखिर में हम देखते हैं कि नागासाकी पर अमेरिका की तरफ से परमाणु हमला हुआ है, जिसका धमाका, आग की लपटें इनके सामने थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कोरियंस पर ढाए गए अत्याचार की ये मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।